स्टार्ट करा दिया था। 4th यूनिट अब है हमारा इसमें ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के ऊपर हम चल रहे थे। स्केल ऑफ मेजरमेंट, जस्ट अ सेकेंड बेटा, पेज नंबर बोलना ज्योति। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के ऊपर, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मान लीजिए अनग्रुप्ड डाटा होता है तो उसको किस तरीके से हम किस में कन्वर्ट करते हैं, एक जो टेबल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को प्रस्तुत करने की विधियां कौन कौन सी हैं। ये तो था इससे पहले वाला, ऑर्गेनाइज करना डाटा को, ठीक है। डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ इन्होंने स्टेप बताए थे, स्टेप रह गए थे। सबसे पहले स्कोर होता है आपके पास। स्कोर जैसे अनग्रुप्ड डाटा का, किसी का जैसे कल बताया था 25 है, किसी का 30 है, 32 है, 31, यानी कि ऐसे आपके पास क्या होता है, स्कोर होता है। फिर आप लेते हो लोअर लिमिट ऑफ डाटा। लोअर लिमिट जैसे मैंने आपको करवाया था 20 से लेकर 25, तो लोअर लिमिट क्या हो गई यहाँ पे 20 हो गई। उसके बाद क्या है आपकी अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या हो जाएगी, मान लो 20 से 25 लिया है तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी हमारी 25 हो जाएगी, ठीक है। एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ ए स्कोर, जब क्या होता है पॉइंट वाला भी बताया था आपका, ठीक है, कि पॉइंटों में भी होती है हमारी। फिर आता है हमारा क्लास रेंज ऑफ द स्कोर। रेंज ऑफ द स्कोर का मतलब होता है छोटे में से जब हम बड़े को घटा देते हैं, सॉरी, बड़े में से जब छोटे को घटा देते हैं तो रेंज निकल के आती है हमारी। क्लास इंटरवल जो आपको मैंने बताया था, जैसे 20 to 25, इनके ऊपर क्या लिखा होता है, क्लास इंटरवल। जब हम क्या करते हैं, एक डाटा के समूह को हम लोअर वैल्यू और जो हायर वैल्यू है उसके डिफरेंस को क्लास इंटरवल कहा जाता है, ठीक है। तो ये स्टेप हम इसको करते हैं। और फिर टेबुलेशन ऑफ डाटा में बता दिया, हमारे पास एक अनग्रुप्ड डाटा था और उस अनग्रुप्ड डाटा को हमने क्या किया है, ऑर्गेनाइज्ड किया है। ऑर्गेनाइज्ड डाटा में बदल दिया आपने, जैसे कल किया था क्लास इंटरवल लेके, टैलीज मार्क्स लेके और फ्रीक्वेंसी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है, कि डाटा को प्रस्तुत करने की कौन कौन सी विधियां हैं। सबसे पहले तो आता है प्रेजेंटेशन इन लैंग्वेज फॉर्म में होता है, प्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ टेबल, टेबल की फॉर्म में होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ग्राफिकली, ठीक है। उसके बाद ग्राफ के तौर पर, ठीक है, सारे ग्राफ आ गए आपके। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, प्रेजेंटेशन इन द लैंग्वेज फॉर्म। कई बार हम क्या करते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं या रिसर्च से हमें जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है उसको हम क्या कर देते हैं, लैंग्वेज फॉर्म में ही आपको बता देते हैं। मतलब उसको कहीं पे लिख नहीं रहे, हमने ओरली ही बता दिया, लेकिन ऐसा ज्यादा उसमें नहीं होता है। उसके बाद आता है, यानी कि लैंग्वेज फॉर्म में डायरेक्ट हमने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की थी वही हमने आपको आके एज इट इज बता दी। उसके बाद आता है आपका प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल। प्रेजेंटेशन करनी है हमने टेबल की फॉर्म में, तो क्या है हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट जो टेस्ट आपने लिए हैं उसमें जो भी अंक आपने या जो भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर की है उन सभी आंकड़ों को आपको, उन सभी डाटा को आपको टेबल की फॉर्म में क्या करना है, प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसमें गुड आफ्टरनून बेटे। तो क्या है आपके जितने भी डाटा है उसे क्या होएगा आपका, जब आप प्रेजेंट करने के लिए सारे डाटा को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रख लेते हैं तो इससे आपके टाइम की क्या होएगी, बचत होएगी। और इसके अतिरिक्त जो आपकी स्टैटिस्टिक जो मेथड है वो भी क्या रहेंगे आपके सारणीबद्ध आंकड़ों में। देखो, प्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्म ऑफ द टेबल, प्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ द टेबल, जब आपके पास अनग्रुप्ड डाटा होता है, जैसे आपने कल एक टेबल बनाई थी, जब उस अनग्रुप्ड डाटा को आप ग्रुप्ड डाटा में चेंज कर देते हो तो उसको आप एक टेबल की फॉर्म में उसको बना रहे हो। आप क्या है, जो भी सूचना या जो भी इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठी की है उसको आप डाटा के तौर पर यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, किसमें, एक टेबल के फॉर्म में। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ग्राफिकली, जब आप ग्राफ के तौर पर डाटा को क्या करते हो, प्रेजेंट करते हो। तो इसमें क्या करते हो आप, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको का ग्राफ बना देते हो। आपके ग्राफ जो होते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन आपने पहले बनाए होंगे ना ग्राफ, 9th 10th में जब मैथ था तब बनाए होंगे ग्राफ, ठीक है। जैसे कल हमने जो एक टेबल ली थी उसी का डाटा चलो हम उठा लें, तो हम ग्राफ पे अगर शो करते हैं तो वहां पे हम शो कर देते हैं उसमें जो ग्राफ होता है वो एक तो होता है वर्टिकल लाइन में होता है हमारा, ठीक है। एक तो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम, पॉलीगन होता है, हिस्टोग्राम होता है, ठीक है।
उसके बाद एक जो सिंपल आप हमेशा बार ग्राफ जो बनाते हो एक वो होता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्लास इंटरवल फ्लैक्स आप में आपकी बुक में बहुत सारी चीजें दे रखी है, आपको सिंपल एक या दो ग्राफ आप समझ लीजिए। अब मैं सारे आपको नहीं करने हैं, आप क्या करोगे, जस्ट आपको ये बताना है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन ग्राफिकली। जब हम ग्राफ के तौर पर प्रेजेंट करते हैं अपने डाटा को, तो हम एक नहीं हम कई प्रकार के ग्राफ का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। एक तो हम वर्टिकल लाइंस को यूज करते हैं, एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्राफ की बात की गई है, ग्राफ के जरिए आप एक तो होते हैं आपके, गुड मॉर्निंग बेटे, एक होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, एक होता है हिस्टोग्राम, एक होता है बार ग्राफ, एक होता है पाई चार्ट। अलग अलग टाइप के क्या होते हैं आपके ग्राफ होते हैं, जिनके जरिए आप अपनी उसको क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो सबसे पहले बात आती है आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या बताया गया है आपको, उसमें आपको बेटा मैं पढ़ा रही हूँ आपकी जो चैप्टर पेपर सेकंड है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, उसकी लास्ट वाली यूनिट जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम है, वो वाली यूनिट में आपको पढ़ा रही हूँ। स्टैटिस्टिकल मेथड एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर, जिसके एक या दो हमारे हो गए थे, अब करा रहे हैं जो सेकंड पॉइंट है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। और तुम्हें बता दूं आप लोगों की प्रैक्टिस, देखो बेटे एक ये एग्जाम्पल है आपके पास, ये वाला एग्जाम्पल ले लो, कोई और ले लो, इससे छोटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके क्लास इंटरवल दे रखे हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल देखो कहाँ से शुरू कर रखे हैं, 55 से 60 तक। आप ना आपको तो अपने अकॉर्डिंग लेना है, तो आप ये 55 से नहीं 10 से शुरू करना, क्योंकि जो ग्राफ होता है ना आपका, ये लगा लो, मान लो यहाँ से आपने शुरू किया है, 0 यहाँ पे हो गया आपका, 1 2 3 4 5 जो भी है आपके, आप कौन सा बना रहे हो, आप बना रहे हो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हमने यहाँ से शुरू कर दिया, मान लो मेरा डाटा था 0 से ये हो गया 10 हो गया 20 हो गया 30 हो गया 40 हो गया 50। इसमें एक बात ध्यान रखना, ये जो हमारा होता है ना गैप बराबर होता है। मान लो मैंने यहाँ पे 50 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 1 लिख रखा है, यहाँ पे मैंने 10। तो जब भी आप ग्राफ बनाते हो ना, उसको थोड़ा सा जहाँ पे भी ज़्यादा गैप होता है, तो उस ग्राफ को, मान लो मेरा इसमें गैप है तो मैं इसको ऐसे करके कर देती हूँ, ठीक है। मतलब थोड़ा सा ये इसको ऐसे उठा देते हैं यहाँ से। और अगर मान लो नीचे वाले में आपका गैप बराबर नहीं आ रहा है, तो हम थोड़ा सा स्टार्टिंग से उठाते हैं, तो ज़्यादा गैप ले लिया मैंने, ऐसे करके बना देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब मान लो कुछ भी ध्यान ना रहे तो भाई सिंपल बनाना, कौन सा वो मैथ के टीचर बैठे वहाँ तुम्हारा चेक करने वाले। आपको क्या दे दिया, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी क्या दी है, 0। दूसरी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 पे दी है। तीसरी फ्रीक्वेंसी भी क्या है, 2 पे है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपकी क्या है, 3 पे है। फिर आपकी क्या है, 5 पे है। फिर मान लो 6 पे है। तो आपका ग्राफ ऐसे जाके फिर मान लो 3 पे आ गई, ऐसे आपका क्या बन रहा है, ग्राफ बन रहा है। आपको जस्ट क्या करना है, जो क्लास इंटरवल होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। जैसे 55 से शुरुआत हो, 55 60 65 ऐसे। फिर आप देखोगे 55 और 60 के बीच में आपका पॉइंट कितना बन रहा है। जैसे यहाँ पे इसने फ्रीक्वेंसी दे दी 0 2, तो आप इसमें देखोगे 10 के ऊपर क्या है, यहाँ पे 0 है, फिर आपका क्या है 2 पे जा रहा है, फिर ऐसे करके आपको क्या क्लियर है आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वाला। इसमें जरूरी नहीं है आपको यही चीजें लेनी है, आप क्या है अपने मन से भी चीजें ले सकते हो, ठीक है। अपने मन से आपने कोई भी एग्जाम्पल क्रिएट कर लिया और उसको बनाना ऐसे है। अब मेरे को बताओ समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ कैसे बनाना? मैम कल आपने कौन सा टॉपिक कराया था, इसमें शुरू बेटा वाले टॉपिक कराया था जो सांख्यिकी का है। हाँ सांख्यिकी वाला स्टैटिस्टिक वाला कराया था, और साइना मैंने उसकी क्लास डाल दी थी। ठीक है मैम, ओके। ओके ये क्लियर है यहाँ तक। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का फर्स्ट टॉपिक ही करा रही हूँ, ग्राफ के तौर पर प्रेजेंटेशन ऑफ
मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा को किस किस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो। आप क्या है उसको लैंग्वेज फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हो। लैंग्वेज फॉर्म में जैसे मैंने आपको मान लो राम को मैंने कोई काम दिया तो राम ने इन्फॉर्मेशन प्राप्त की और मुझे ऐसे कॉल करके मुझे बता दिया, ये तो होता है लैंग्वेज फॉर्म में। एक होता है टेबल फॉर्म में। टेबल फॉर्म में जो आपने सबसे पहले वाला किया था ना, क्लास इंटरवल लेके, फ्रीक्वेंसी लेके, टैली मार्क्स लेके, वो होता है आपका टेबल फॉर्म का। अब है आपके डाटा को प्रेजेंट करना है ग्राफ के तरीके से। हमें ग्राफ का तरीका लेना है तो ग्राफ आपका 3-4 तरीके से होता है। एक तो होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जो ऐसे वाले डॉटेड डॉटेड लाइन बना के आप एक लाइन बना देते हो, ग्राफ बनाते हो। दूसरा होता है, एक होता है बार ग्राफ, एक होता है आपका हिस्टोग्राम, ठीक है, एक होता है आपका पाई चार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मैंने ले लिया है। यहाँ पे तुम्हारी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बिल्कुल भी नहीं करने आपको। आपको अपने मन से कोई एक क्लास इंटरवल ले लो, फ्रीक्वेंसी ले लो और उसका ऐसे ग्राफ बनाओ, क्योंकि यहाँ से रटोगे बेटा कुछ भी आपको लर्न नहीं होगा, आपको बड़ी मुश्किल लगेगी, ठीक है। तो 3-4 बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इसके दे रखे हैं। आप ऐसा मैम करना, डाटा एक ही लेना आप, ठीक है। बोलो बेटे। ये जो टैलीज वाला है, ये जो टैलीज वाला दे रखा है, इसमें पहले वर्गाकार दे रखा है, फिर चिन्हकार दे रखा है, आवर्ती दे रखी है, इनका क्या है मैम, कैसे है ये वाला टेबल? बेटा मैं वही बता रही हूँ, सबसे पहले आवर्ती बहुभुज वाला कर रही हूँ। और एक तो प्लीज इसको तो प्लीज आप इंग्लिश में ही बोलना, नहीं तो ये आवर्ती बहुभुज बहुभुज दिमाग खा जाएंगे। मैम वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा ना साइना, इसमें, ये साइना, CI साइना, साइना, टैलीज साइना, फ्रीक्वेंसी। एक मिनट मेरी सुन ले बेटे। एक बार उस पे आ जा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये टॉपिक निकाल लिया आपने? निकाल लिया प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा? मैम मिल ही नहीं रहा है ये मेरी बुक में ये ना। शायद मैम आप लक्ष्मी दूसरी वाली होगी, ये वाली बुक नहीं होगी मैम। तो दूसरी लक्ष्मी वाली में निकाल लो भाई, वो भी तो और बच्चों के पास है, पतले वाली लक्ष्मी की बुक है। बेटा जो आपकी बुक सेकंड है उसकी यूनिट, दिया है ये मीन मोन मीडियन मैम दिया पता है क्या है, मैंने अभी लास्ट वाला ही देखा था। वो मतलब एक एक मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो मतलब उसके बारे में पूछ लिया कि क्या मतलब है उसका, ठीक है, या फिर मुझे उसकी पता है क्या आवश्यकता बेटा, क्या है, महत्व क्या है। आपकी प्रैक्टिकल इतने ज्यादा नहीं आएंगे, प्रैक्टिकल तो आएंगे ही नहीं। बस ये है कि आपको पता है तो आप बीच में क्वेश्चन में ही आप क्या कर सकते हो, इमेजिनरी एग्जांपल लेके कर सकते हो अपना। आनी तो हाँ सारा मैम, थोड़ा प्रैक्टिकल है। इफेक्टिव दिखाने के लिए मतलब। हाँ, इफेक्टिव हम्म। बनाने के लिए भाई मान जिसको लो। मैम थ्योरी ज्यादा पूछा है, थ्योरी में चलिए। बेटा जिसको इसमें भी ये ले, यूनिट अच्छे से आते हैं ना, भाई मुझे समझा दो। मैं परेशान हो गई हूँ, मैथ है इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ भी। ठीक है। सारा मैथ दे रखा है। मैथ दे रखा, कुछ मैथ नहीं है, इतना ही आज जो पढ़ाया अब आ गया समझ में। हाँ मैम ये तो आ गया, ये आपने समझाया ना, ये आ गया मुझे। अब देखो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हो गया आपका। अब अगला टॉपिक है इसमें स्केल ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, कि मापन के पैमाने क्या है। स्केल ऑफ व्हाट इज द एसेंशियल एलिमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट, डिस्कस द डिफरेंट स्केल और लेवल ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। अलग अलग स्केल, स्केल क्या होता है भाई, स्केल ऑफ मेजरमेंट, जब आप किसी चीज को मापते हो तो वही क्या होते हैं आपके स्केल ऑफ मेजरमेंट होते हैं, है ना। तो जब हम मेजरमेंट प्रोसेस में एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी से रिलेटेड जितनी भी अचीवमेंट्स हैं या जो भी उसकी क्वालिटीज हैं, जब हम उनका मेजरमेंट क्या है अंकात्मक रूप में करते हैं, यानी कि मेजरमेंट का मतलब यह है जब किसी चीज को हम अंकों में मापते हैं, नंबर्स में जिसका हम रिजल्ट देते हैं मेजर करके, वही क्या कहलाता है आपका मेजरमेंट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी हमारी स्किल्स हैं, उनका मापन एक निश्चित समय सीमा में अच्छी प्रकार से पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ गुणों को ले लिया जाता है और कुछ को छोड़ दिया जाता है। देखो ये जो यहाँ पे गुण दे रखे हैं ना आपके, इनको छोड़ के सबसे पहले तो आप ये देखो स्केल ऑफ मेजरमेंट होते कौन से हैं। स्केल में होता है, एक होता है नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। अगले वाले पेज का पहले बता रही हूँ, और जो ये है आपके इसको बाद में बताऊंगी। पहले टाइप ऑफ स्केल देखो क्या होता है। स्केल क्या होता है, जो मापने के काम आता है आपका, ठीक है। तो जो हमारा स्केल होता है 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल। इसका क्वेश्चन आपका हर जगह आता है, ठीक है। हर जगह आने का मतलब आपके उसमें भी आता है, नेट में तो आता ही आता है इसका एक क्वेश्चन स्केल के ऊपर।
ठीक है। और इसमें भी आपसे पूछ लेते हैं 4 मार्क्स में ऑर्डिनल स्केल कौन सा है, इंटरवल स्केल कौन सा है। तो सबसे पहले बात आती है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल ये मेजरमेंट का सबसे नीचे वाला स्तर होता है। इसमें क्या मापा जाता है, जो भी वस्तु है या घटनाएं हैं उसको निश्चित गुणों के आधार पर अलग अलग समूह में रख दिया जाता है। पहचान के लिए उनके नाम और कोड दे दिए जाते हैं। इसमें उससे तत्व एक जैसे होंगे लेकिन दूसरे समूह की तुलना से भिन्न होंगे। इसमें आंतरिक समझात्यता होती है। इसमें हम क्या है, सांख्यिकी प्रविधि का प्रयोग नहीं करते। देखो बेटा, नामित मापनीय बोला है, नॉमिनल स्केल का मतलब होता है जिसमें आप क्या कर रहे हो, कोई भी वस्तु है या कोई भी इवेंट है तो उसके गुणों को आप मेजर कर रहे हो, यानी कि मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं उनको आप मेजर कर रहे हो। ठीक है, एक तो होता है हम नंबर की फॉर्म में 1 2 3 वाला स्केल लेते हैं, ठीक है, जो हम सारी चीजें यहाँ पे मापते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, उसके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, जो मेरी क्वालिटीज हैं या आप लोगों की जो क्वालिटीज हैं उनको मापा जाता है। उसके लिए क्या है, एक जैसी क्वालिटी वाली वस्तुओं को एक जगह पे रख दिया जाता है, अलग क्वालिटी वाली को अलग में रखा जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उनको अलग अलग कर देते हैं और फिर एक दूसरे का क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये होता है हमारा नॉमिनल स्केल। उसके बाद बात आती है ऑर्डिनल स्केल की। तो ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है, पहले एक क्रम होता है फिर दूसरा होता है। ठीक है, यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग हायरार्किकल ऑर्डर ये फॉलो करता है। ये रैंक देने के काम आता है कि ये फर्स्ट रैंक हो गई, ये सेकंड रैंक हो गई। ठीक है, मान लीजिए क्लास में कोई बच्चा है, रैंक फर्स्ट, रैंक सेकंड, रैंक थर्ड। ठीक है, तो ऑर्डिनल स्केल क्या है, हमारे फर्स्ट और सेकंड जो किसी भी वस्तु या घटना की क्या है, जो रिस्पॉन्स होते हैं उनके आधार पर क्या है, उनको एक ऑर्डर दे देता है, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। भाई ये फर्स्ट रैंक है, ये सेकंड रैंक है, ये थर्ड रैंक है। और ये जो एक्सपीरियंस है, ये लोगों को उनके ये जो एबिलिटी है, ये उनके एक्सपीरियंस के आधार पर उनको प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, हम जो मेजरमेंट स्केल ले रहे हैं इसमें मीडियन, परसेंटाइल और कोरिलेशन आदि इसी के द्वारा मापे जाते हैं। और ये जो स्केल होता है दो व्यक्तियों के बीच अंतर को स्पष्ट करता है, लेकिन उसमें कितना अंतर है ये नहीं बता पाता, जस्ट अंतर बता देता है, कितने परसेंट अंतर है ये नहीं बता पाता। एक होता है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल क्या होता है, ये तीसरा स्टेप होता है इसमें। इस स्केल में दो व्यक्तियों के मध्य अंतर को अंकों के माध्यम से दिखाया जाता है। यानी कि इंटरवल स्केल में क्या हो गया, राम के आए 65 नंबर और रोशन के आए 69 नंबर। ठीक है, तो दो लोगों के बीच में डिफरेंस को बता दिया इसने। ठीक है, तो इस मापनी द्वारा मापन सापेक्ष होता है। कोई भी छात्र किसी भी परीक्षा में 0 अंक भी ले सकता है और ये नहीं मानना चाहिए छात्र का ज्ञान उस विषय से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसमें परसेंटाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन आदि का प्रयोग। परसेंटाइल आपका, अब देखो जो भी रिजल्ट निकलता है किसी भी उसका, तो वो परसेंटाइल के उससे ही निकलता है। तो इनवर्ट स्केल, यानी कि आप लोगों के मार्क्स में कितना डिफरेंस है, इसको कहाँ से निकालते हैं हम, इंटरवल स्केल से। एक होता है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल सबसे ऊपर होता है। ये मेजरमेंट में ट्रू 0 पॉइंट होता है। जैसे नीता गणित में 15 से 20 40 60 अंक प्राप्त करते हैं, निशा की कुशलतम सीमा का 1/3। यानी कि यहाँ पर जो आपने पहले जो इंटरवल स्केल में क्या किया था, जो एग्जैक्ट नंबर बताए थे, अब उनका रेशियो आप निकाल देते हो। ठीक है, आपस में रेशियो निकाल देते हैं, उसके कितने नंबर है, उसके कितने नंबर है, तो डिफरेंस कितने रेशियो का है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के आपके स्केल हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। नॉमिनल तो क्या है, आपके गुणों को, आपकी क्वालिटीज को मापता है। ठीक है, फिर आप लोगों के बीच में तुलना करके अलग अलग जो एक जैसे बिहेवियर के एक जैसे हैं उनको एक कैटेगरी में रख लेता है, जो दूसरे हैं उनको अलग में रख देता है। ठीक है, ऑर्डिनल स्केल में क्या करते हो आप, जो भी घटना घटती है उसको नंबर दे देते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, ऑर्डिनल में नंबर होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ 10th। ठीक है, TH लगाते हैं इसमें हम जब लिखते हैं, फर्स्ट के आगे 1 लिख के ST लगाते हैं, तो ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में या हायरार्किकल ऑर्डर में उनको एक स्थान दे देते हैं, ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे। तो ये किसका काम होता है, ऑर्डिनल स्केल का। इंटरवल स्केल का मतलब क्या होता है, इंटरवल स्केल ये क्या है, दो व्यक्तियों के मध्य अंतर को अंकों के माध्यम से दिखाता है। ठीक है, बिल्कुल सही वैल्यू दिखाता है। परसेंटाइल, यानी कि रोशन के आगे 80%, राम के आगे 85%। तो ये क्या कर रहा है, इंटरवल स्केल के द्वारा ये दिखाया जाता है। रेशियो स्केल में क्या है, ये सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल नंबर भी दिखा रहे हैं कि एक बच्चे के 20 नंबर आए हैं, एक के 40 आए हैं, और फिर
उनका रेशो दिखा रहे हैं कि 20 और 40 वाले के बेस में कितना रेशो है, ठीक है, उसको हम दिखा रहे हैं। तो मुझे बताइए जो आपके स्केल हैं, मेजरमेंट के स्केल 4 प्रकार के, वो समझ में आ गए? यस मैम। ठीक है। अब आते हैं वापस, जो इसका फर्स्ट वाला देखते हैं क्या क्या दिखा जाता है कि जो हमारा मेजरमेंट स्केल होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट को हम ऐड करते हैं। तो कौन कौन से, सबसे पहले तो हम देखते हैं सिलेक्टिंग द डेफिनेटिंग द आपकी ट्रेड्स का मतलब यहाँ पे लिया गया आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है। सबसे पहले तो हम सिलेक्ट करेंगे जिसको हमें मेजर करना है, उन क्वालिटीज को ले लो या उन नंबर्स को ले लो। दूसरा है डिटरमाइनिंग सेट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है, डिटरमाइन करना है जो भी ऑपरेशन हमने इसमें लगाना है। क्वालिफाइंग द थ्रेड्स, ठीक है, सील गुणों को मात्रांकित करना है। उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिलेक्टिंग एंड डिफाइनिंग द थ्रेड्स। आपके सबसे पहले हमें कौन से एट्रीब्यूट्स को, कौन सी क्वालिटीज के ऊपर हमें मेजरमेंट करना है, सबसे पहले हमें इस चीज का क्या करना, सिलेक्शन करना है। क्योंकि हमारे पास स्टडी करने के लिए बहुत डाटा है, तो हमें स्टडी करने के लिए उस डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कि मुझे आप देख लो, मान लो कोई बच्चा पीएचडी करता है तो उसके सामने डाटा तो बहुत सारा है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे को कौन सा डाटा चाहिए, ठीक है। तो उस डाटा के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, हम सिलेक्शन कर लेते हैं कि भाई इसके ऊपर मेरे को स्टडी करनी है। तो जो मेजरमेंट जो प्रोसेस होती है उससे क्या हो जाती है, हमारी और आसान हो जाती है, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि इसके ऊपर हमें क्या करना है, मेजरमेंट लगाना है, इसको हमें मापना है। दूसरा है, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया या सेलेक्ट कर लिया कि भाई मुझे इस टॉपिक के ऊपर सर्च करनी है या इस टॉपिक को हमें मेजर करना है। दूसरा है डिटरमाइनिंग सेट ऑफ ऑपरेशन। इसमें क्या बताया, जो मेजरमेंट जो प्रोसेस है इसमें जितने भी ऑपरेशन का मतलब जो भी एक्टिविटी आपकी मेजरमेंट से रिलेटेड, वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पर हम लगाते हैं, ठीक है। तो जो हमारी मेजरमेंट प्रोसेस है उसके अंतर्गत हमारा दूसरा कार्य ये है कि निर्धारित हमें उनको देखो बेटा, सेट द ऑपरेशन में ये बताया गया कि सबसे पहले हमने जो सिलेक्शन किया था ना, उसके हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं। वो सारे ऑपरेशन हम इसमें लगाते हैं, जैसे हम नॉमिनल स्केल से कर सकते हैं, ऑर्डिनल स्केल से कर सकते हैं, या इंटरवल स्केल से कर सकते हैं, या रेशियो स्केल से कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर हम डिटरमाइन करेंगे। पहले तो जस्ट हमने सिलेक्शन किया था कि मुझे इस चीज का वो करना है। अब है आपका क्वालिफाइंग द थ्रेड, ठीक है, शील गुणों को हम क्या कर देते हैं, क्वालिफाइंग। जो हमारी मेजरमेंट प्रोसेस है उसका जो थर्ड पहलू है उसमें उपरोक्त क्या है, हमारे व्यवहारों को चुनकर उनको हम क्या कर देते हैं, अब नंबरिंग दे देते हैं उनको, ठीक है, कि कितने हैं कितने नहीं हैं। जैसे एक मैथ के विद्यार्थी को क्या है, एक बच्चे को तो बिल्कुल इजी लगता है मैथ, दूसरे बच्चे को क्या है, मुश्किल लगता है। तो जिसको इजी लगता है तो उसका आईक्यू लेवल ज्यादा है, जिसको मुश्किल लगता है उसको लगता है, हो सकता है कि उसको या तो समझ में नहीं आ रहा, या फिर उसका आईक्यू लेवल कम है, या फिर उसको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। तो हम क्वालिफाई द थ्रेड्स, आपके क्वालिटीज को यहाँ पर डिस्क्राइब कर देते हैं कि भाई जिसके ऊपर मैंने स्टडी की थी, अब उसमें क्या है, एक बच्चे का ये हो गया, एक बच्चे का ये हो गया, ठीक है, कि एक बच्चा इतना इंटेलिजेंट है और एक बच्चा क्या है, एवरेज है, और एक बच्चा मेरी क्लास में बिल्कुल ही जिसको समझ में नहीं आता, ऐसा है। तो मुझे बताइए कि जब भी आप मेजर करते हो तो आप इन 3 एस्पेक्ट को लेकर चलते हो। सबसे पहले तो आप सिलेक्ट करते हो जिस चीज को आपको मेजर करना है। दूसरा, फिर आप कौन से ऑपरेशन आपको लगाना है, या फिर कौन सी एक्टिविटी के द्वारा मेजर करना है, कौन से स्केल द्वारा मेजर करना है, ये आप यहाँ पे करते हो। और लास्ट में क्या कर रहे हो, आप क्वांटिफाई द थ्रेड्स का मतलब है कि आप उनको इवेल्युएट करके रिजल्ट यहाँ पे बताते हो, ठीक है। क्लियर हो गया तीनों पॉइंट? ठीक है भाई। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? विशेषताएं हैं कि जो हमारा मेजरमेंट है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट 0 पॉइंट नहीं होता। ये किसी इमेजिनरी स्टैंडर्ड के रिलेटिव होता है। मेजरमेंट में इकाई अनिश्चित नहीं होती, प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्टैंडर्ड एक जैसा नहीं होता। जब हम किसी व्यक्ति की संपूर्ण बुद्धि को पूर्ण रूप से सही अनुमान, देखो भाई अब इसमें बताइए इसकी विशेषताएं क्या है। एक तो एब्सोल्यूट 0 का प्रयोग हम यहाँ पे नहीं कर सकते। फिर किसी की बुद्धि को हम माप रहे हैं मेजरमेंट, तो 0 थोड़ी ना होगी, किसी का IQ लेवल बिल्कुल 0 नहीं होता भाई, कुछ तो होगा IQ लेवल 10, 20, 30, 40 या फिर 110, ठीक है।
यानी कि ये लगा लो बिल्कुल जीरो IQ लेवल तो किसी का नहीं है, बिल्कुल जीरो कोई नहीं होता, कुछ ना कुछ नॉलेज उसको जरूर होती है, एटलीस्ट उसको अपना नाम तो पता है, गांव का नाम तो पता है, कहाँ रहता है ये तो पता है, तो आप उसको कैसे जीरो मान सकते हो। तो इसने बोला है कि जब ये मेजरमेंट करते हैं किसी चीज का तो क्या होता है, हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या है हमारा हमारे कुछ ना कुछ रेलिवेटिव होता है, यानी कि कुछ ना कुछ हर एक बंदे को पता होता है। उसके बाद है मेजरमेंट में जो यूनिट है वो हमारे यहाँ पर निश्चित नहीं है, क्योंकि सबका हर एक व्यक्ति के लिए मेजरमेंट एक जैसा नहीं होता। मान लीजिए हम किसी की इंटेलिजेंसी को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, तो एक जैसा टेस्ट या एक जैसा आंसर सबका निकल के नहीं आएगा। प्रत्येक व्यक्ति का जो अचीवमेंट होता है वो डायरेक्ट रूप से नहीं मापा जा सकता, बल्कि उसके बिहेवियर से मापा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की जो स्पेशल जो अचीवमेंट है उसका मापन शुद्धता से करता है। मेजरमेंट व्यक्ति के इवेल्युएशन में सहायता करता है। मेजर कर दिया तो जब हम उसको इवेल्युएट करेंगे तो हमें आसानी रहेगी। जो मेजरमेंट का जो कंसेप्ट है वो सब्जेक्टिव इवेल्युएशन की तुलना में क्या होता है, लाभदायक होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव इवेल्युएशन की तुलना में क्या है हमारा मेजरमेंट ईजी है। सब्जेक्टिव में तो क्या कर रहा है, हमें हर एक चीज को, हर एक डिटेल को, छोटी छोटी डिटेल को हमें लिख के देना पड़ रहा है, और यहाँ पर जस्ट हमने स्केल से मेजर किया और आपको आंसर बता दिया। क्लियर है या किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक? उसके बाद आते हैं आपके मेजरिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, कंसेप्ट एंड ये सारा स्टेट का ही आपके अंदर दे दिया। अब बीच में जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको थ्रस्टन का या किसी और का, इनको छोड़ दीजिए। लिकर्ट स्केल दे रखा है एक आपका, जो मेजरमेंट जो स्केल हैं अलग अलग लोगों ने क्या है उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। एक है आपका लिकर्ट स्केल और एक है आपका थ्रस्टन स्केल। थ्रस्टन ने तो क्या क्या दे दिया, आपके कलेक्शन ऑफ स्मॉल स्टेटमेंट को इकट्ठा करते हैं, फिर उनको हम जज करते हैं, टेबल की फॉर्म में दिखाते हैं, या फिर जैसे ग्राफ में दिखा रखा मोस्ट फेवरेबल, न्यूट्रल। कंपैरिजन से कर लो आप थ्रस्टन का और लिकर्ट स्केल। जो थ्रस्टन होता है उसने क्या है पद्धति बिल्कुल क्या दी है, सिंपल मेथड दिया है। सिंपल मेथड कैसे दिया, इसने डाटा ले लिया, यानी कि जिसके अच्छे मार्क्स है उसको क्या बोल दिया, वेरी फेवरेबल बोल दिया। ऐसे करते करते जैसे तुम एक उसमें करते थे ना बेस वाला और वो वाला, साइंस में बीच वाला नंबर क्या होता था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ये टेबल आप करते थे 10th में भी है ये, एसिड है, बेस है, या फिर न्यूट्रल आ गया, ठीक है। आपके पॉइंट उदासीन हाँ जी, उदासीन बोलते थे मैम, हिंदी वाले उदासीन बोलते थे मैम। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जो है आपकी थ्रस्टन का जो स्केल है, लिकर्ट का जो स्केल है, थ्रस्टन का कम सरल है, और लिकर्ट जो मेजरमेंट स्केल है वो ज़्यादा इजी है। थ्रस्टन में टाइम ज़्यादा लगता है और इसमें क्या है टाइम कम लगता है, पैसा भी कम होता है। थ्रस्टन में क्या है स्कोरिंग में समय अधिक लगता है और लिकर्ट में समय कम लगता है। लिकर्ट स्केल ये होता है बेटा, जब आप एक क्वेश्चन प्रिपेयर करते हो ना तो उसमें MCQ टाइप क्वेश्चन आप दे रहे हो, ठीक है, या फिर आपने यस और नो में आंसर दे दिया। इस टाइप के क्वेश्चन हम लिकर्ट स्केल में बनाते हैं किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। थ्रस्टन पद्धति के कथनों का चयन निर्णायकों के मतों के आधार पर किया जाता है। आइटम है ना, देखो और एक बात बताऊं, तुम कहाँ से देख सकते हो, जिसके पास भी लैपटॉप है ना, तो लैपटॉप में जहाँ पे 3 डॉट होते हैं जहाँ पे आपकी ईमेल आईडी होती है वहां से चेक करना। एक गूगल फॉर्म होता है, गूगल फॉर्म में आप मेजरमेंट स्केल बनाते हो, क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करते हो, तो उसमें आपको ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस के मेजरमेंट करने के लिए क्वेश्चन मिलते हैं आपको, कि लिकर्ट स्केल लगाना है आपको या फिर थ्रस्टन स्केल पे आपको मेजर करना है। ये थोड़ा हाई लेवल का हो गया आपके लिए, ठीक है, लेकिन जिसको आता है लैपटॉप वो इजीली निकाल लेगा,
कि लिकर्ट स्केल में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और थ्रस्टन में किस टाइप के आए हैं। सर्च नहीं करना है, गूगल फॉर्म होता है, वहां से जब आप क्वेश्चन बनाते हो तो वहां पे होता है ये सभी तरह के स्केल पर अवेलेबल। मैम मैम बोलो। मेरी बुक में तो मेजरमेंट स्केल तो सिर्फ 4 ही दिए हुए हैं, जो ये आपने अभी बताया, नॉमिनल, ऑर्डिनल, हाँ बस इंटरवल और वही है बेटा, रेशियो। ये तो ये बता दिया कि कुछ और लोगों ने भी बता दिया आपका, जो थ्रस्टन है, लिकर्ट है, ठीक है, और इनको आप स्किप कर देना, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ स्केल के बाद सीधा क्या दे दिया आपका, मीन मीडियन मोड वाला टॉपिक दे दिया है, ठीक है। ये तो मैंने इसलिए बता दिया, मेन तो 4 ही स्केल हैं आपके, ठीक है। ऑर्डिनल कौन कौन से बताए थे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल, ये 4 है। उसके बाद इसने बता रखा है कि एक थ्रस्टन ने बता रखा है और एक लिकर्ट स्केल आप मानते हैं, ठीक है। तो ये करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप 4 याद रख लेना यहाँ पे, ठीक है मतलब मैम एग्जाम्पल के बेटा। थ्रू आगे आगे ना वो आपको मेन 4 ही स्केल होते हैं, वही लिख सकते हो, और ये तो मेरे ख्याल में 4 नंबर के अकॉर्डिंग आएगा, स्केल ऑफ मेजरमेंट। नहीं मैम लिकर्ट एग्जाम्पल स्केल में इसलिए मैंने बता सुना सकते हुआ हैं। है, लेकिन ना अभी याद से नहीं आ रहा लिकर्ट स्केल में होता क्या था। सुना हुआ है ऐसे छोटी वही क्लास तो में। तूने कहा हाँ मैम। सुना है, अपना हम लोगों ने जब बीकॉम में और एमकॉम में स्टैटिस्टिक पढ़ा था ना, वहां पे पढ़ा था। हाँ जी मैम, हाँ जी, हाँ जी मैम, हाँ ये मैंने सुना तो हुआ है, पर याद से नहीं आ रहा ये होता क्या था। वहीं पे सुना था। अच्छा, अब इन्होंने क्या ठीक है। अलग अलग लोगों के दे दिए भाई, एक एडवर्ड किलपैट्रिक की ने अपना स्केल दे दिया, फिर अलग अलग लोगों ने दे दिया आपको। मैम हाँ जी। जहाँ पे एनालाइज करते हैं वहां पे थर्स्टन आ जाते हैं, जहाँ टू द पॉइंट होता है मैम वहां पे लिंक्टन आते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। जैसे कि मैम हम लोगों के पास जब रिजल्ट आता है हाथ में, तो उस समय जो रिजल्ट हमें जो मिलती है पेपर, मतलब वो जो एक कागज पे, वो एक तरह से लिंकट हो गया। उसमें क्लियर कट पता होता है 5 सब्जेक्ट है, 5 में इतने मार्क्स आए हैं, परसेंटेज वहाँ दिया होता है। वहाँ पे हमें ग्रेडिंग दिया होता है, A+ आया है या B+ आया है। और वहीं पे थर्स्टन आता है तो वहाँ पे हमें ये नहीं पता होता है कि कौन से सेक्शन में मैंने कितना मार्क्स लाया। उसके लिए प्रॉपर जाके हमें कॉपी चेक करना होगा, उस कॉपी के अंदर जाके हमें सेक्शन वाइज देखना होगा कि किस किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले। मतलब जब डिटेलिंग होती है ना तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया, या मतलब जितनी टोटल इंफॉर्मेशन जब हम एक टू द पॉइंट के बदले जब हम टू द टॉपिक लेते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं ये वाला थंस्टन। जैसे कि मैम अभी जो आपने बताया था नॉमिनल केस और वो जो दूसरा वाला केस, तो वो क्वालिटेटिव हो गया और एक क्वांटिटेटिव हो गया। तो क्वालिटेटिव में आ जाता है हमारा ये नॉमिनल केस। नींद आ रही है मैम आपको, आप सो जाइए। बेटा नींद पता है क्या, मैं मेरा काम बहुत लेट तक चलता है, 1 1 1:30 बजे तक, उठना वही सुबह। तो मैम आपको कौन कहा था पीएचडी करने, आप तो ऐसे पीएचडी की हुई हैं। नहीं मैं पीएचडी तो करूंगी भाई, मुझे प्रोफेसर बनना है, और कभी तो आएगा ये दिन। मैम आएगा, इस जरूर आएगा, जरूर आएगा योगी मैम। बाबा अगले साल बनेंगे तो आप भी बन जाइए। नहीं अभी तो पीएचडी पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही प्रोफेसर बन सकते हैं। मैम आप लोगों में भी वो होता है क्या, पेपर आउट, तब तो नहीं बन पाएंगे। हर जगह ही होता है बेटा पेपर आउट, हर जगह होता है। मान लीजिए जिस साल आपने मैम अच्छा आप पेपर दिया प्रोफेसर उसी बने। साल आउट में दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना होता है। ये क्या है इसको, जब हम जो एवरेज है, यानी कि आपको कुछ डाटा दे दिया, नंबर दे दिए, उसको आप एन से डिनोट करते हो, बिल्कुल सही बोला कि जो आपके जो डाटा दिया गया है बार बार दिया जाता, तो सेंट्रल टेंडेंसी में आप उस डाटा का एवरेज निकाल लेते हो, ठीक है, कि भाई ये एवरेज है। एवरेज निकालने का फार्मूला क्या होता है, मान लो तुम 10 बच्चे हो क्लास में, और 10 बच्चों में मान लो रोशन के नंबर आए 10, लिख लो साथ साथ, रोशन के नंबर आए 10, राम के नंबर आए 8, उसके बाद साइना के नंबर आए 9, ज्योति के नंबर आए 10, ठीक है। ऐसे करके सब बच्चों के मान लो तुम इस पे सोनी के आ गए 8 नंबर, और हलीमा के आ गए 10 नंबर, शिखा के भी 10 नंबर। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हो तुम, तो डाटा कितने का हो गया आपका,
या मान लो 5 बच्चे लगा लो, 5 बच्चे हो तुम, किसी के 10 नंबर आए, दूसरे बच्चे के 20 नंबर आए, तीसरे बच्चे के फिर भी 10 आए, चौथे बच्चे के क्या है 15 मार्क्स आए और पांचवें बच्चे के कितने आए 20 मार्क्स आए। ठीक है, आपने टोटल क्या कर लिया, सबको ले लिया 10 20 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20, सारे बच्चे 5 बच्चे हैं, 5 के 5 बच्चों के जितने नंबर उनको प्लस किया और 5 से डिवाइड कर दिया। 5 बंदे हो तो 5 से डिवाइड कर दो, 4 बच्चों के मार्क्स का एवरेज निकालना तो 4 से डिवाइड कर देना। इन सब को लेके आपने एक एवरेज निकाल लिया। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या करती है, एक प्रकार की सीरीज है जो क्या करती है, एक एवरेज मान निर्धारित कर लेती है, समराइज करती है उस सीरीज को और उसके आधार पर क्या है आंसर देने की कोशिश करती है। और जो आपकी यहाँ पर जो एवरेज का जो यहाँ पर मीनिंग लिया है, तो सेंट्रल टेंडेंसी में ये 3 तरह के एवरेज का प्रयोग करता है, एक करता है मीन, एक करता है मीडियन और एक करता है मोड। 3 तरह के फ्रीक्वेंसीज को ये यहाँ पर लेता है। ठीक है, मीन मीडियन मोड। सबसे पहले तो इन्होंने अनग्रुप्ड डाटा और एवरेज निकालना आपको सिखाया है। फर्स्ट के जो 1-2 पॉइंट है उसमें आपको इन्होंने एवरेज निकालना सिखाया है और उसके बाद जो आपका है सारा इसके अकॉर्डिंग नहीं करना, 10th के अकॉर्डिंग करना है। इसमें तो पता नहीं क्या 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 लिख रखा है। मीन, मीन के लिए मान लो आपको कोई भी नंबर दे दिए, मैं अभी ना बैक कर रही हूँ कैमरा। देखो ये तो क्या है बेटा, ये मैंने एवरेज निकाला है, एवरेज ऑफ स्टूडेंट। आपको क्या दे दिया, ये नंबर दे दिए, 5 स्टूडेंट थे तो टोटल कितना आ गया 20 40 50 60 75, डिवाइड कर दो 5 से, यानी कि एवरेज कितना आ गया आपका 15 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है एवरेज निकालना। अब हम बात करते हैं मीन की। मीन का फार्मूला होता है आपका सिग्मा ऑफ एक्स आई एफ आई इंटू में सिग्मा ऑफ एफ आई। ये फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे भैया आपको। एक होता मीडियन, एक होता मोड। मोड का होता है आपका ये मेरा हाथ आ गया। मैम लिखिए L प्लस F1 माइनस एक मिनट बेटे, n प्लस F1 माइनस F0, नीचे भी क्या है आपका F1 माइनस F0, यहाँ पे 2 आ जाता है और यहाँ पे F2 मल्टीप्लाई में H। 2F1 मैम। ठीक लिखा है रोशन? हाँ आप सही मैम, वो L होता है मैम, L N नहीं मैम। हाँ लोअर हाँ, लिमिट ऑफ सॉरी सॉरी मैक्सिमम सॉरी, फ्रीक्वेंसी क्लास, मॉडल क्लास इसको कहते हाँ हैं। हाँ हाँ भूल गई, स्किप हो गया। एल होता है बेटा, लोअर लिमिट लेते हैं। ठीक है, हाँ, ये जो मैक्सिमम फॉर्मूले फ्रीक्वेंसी आपको होगा ना मैम उसी का लोअर आपको लिमिट। ना ये फॉर्मूले यहाँ ना मिले ना तो 10th का मैथ होता है ना उसमें गूगल कर लेना, मीन का फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला और मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला ये वाला यही रहेगा आपका, एल प्लस में यहाँ पे मल्टीप्लाई में एच, आपके हाईएस्ट जो है यहाँ पे होता है आपका सी एफ माइनस N/2 n/2 माइनस के नहीं सी मैम, एफ बटे में आप एफ, सही है। यही था ना। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अब उसके बिहाफ पे आप एक ही टेबल से क्या निकाल सकते हो, मीन मीडियन मोड निकाल सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आपको ये वाली टेबल देती है। मैम एक क्वेश्चन है। क्या हो गया राम? मैम ये एक क्वेश्चन है मेरा। बोलो। मैम ये आपने जो फॉर्मूला बताया है, ये जो आपने मीन के फॉर्मूला बता रहे हैं, ये तो आप सिर्फ कॉन्टिन्यूस सीरीज के बता रहे हो ना। मीन के फॉर्मूला तो इंडिविजुअल सीरीज के अलग होते हैं, डिस्क्रीट हाँ सीरीज तो के फिर भी अलग होते हैं ना। बेटा एक बात बताओ, इतना लंबा कर दोगे कि दोनों आप तो कॉन्टिन्यूस वहां और पे तो मैम राम, वहां पे तो वो इजी वाला हो जाएगा। जैसे मोड में देखना होता है कि वहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा, वो आंसर हो गया। हाँ जी मीडियन में देखना होता है कि अगर इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो अगर ऑड नंबर होता है तो क्या कर लेते हैं
n+1/2। अगर इवन है तो प्लस n/, 2 कर देते हैं। हाँ हाँ, और मीन है तो क्या करते हैं, जो मैम ने अभी बताया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वो हाँ जी। और मैम ये कंटिन्यूअस हो गया, और वो जो हो गया वो अनकंटिन्यूअस हो गया, जिसको रैंडमली जो हम लोग उठा लेते हैं। जैसे मान लो एक क्लास में 1 से 10 बच्चे बैठे हैं, उसमें से मान लो 10 बच्चे में से किसी को 2 आया, 4 आया, 6 आया, सबको जोड़ दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, वो हो गया मीन। और मान लो सभी बच्चे 10 हैं, 10 इवन नंबर हो गया, तो 10 को n/2 किए, और उसके बाद n/2 + 1 किए, वहां से जो वैल्यू आएगा उससे हमें एक एवरेज बच्चा मिल जाएगा जिसको बढ़ा रहा है पूरे क्लास में। वो मैक्सिमम वाला हो गया, वो मोस्ट वाला आ जाता है। हाँ जी। हाँ रोशन, बेसिक कॉन्सेप्ट की कोई दिक्कत नहीं है। बस वो थी ना कि मेरे को ये डिस्कस करना था कि मीन में जो है ना 3 टाइप की सीरीज होती हैं, तो हम हाँ, पेपर 3 में टाइप की कोई भी होती एक है करें तो बेटा। कोई हाँ, दिक्कत तो मीन नहीं में, है। हाँ, आपको मीन में होता है राम डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मेथड और और वो स्टेप शॉर्टकट डेविएशन मेथड होता मेथड, है। हाँ जी, स्टेप डेविएशन मेथड जिसको बोलते हैं। हाँ जी, तो मैं जिसमें से सिखाती हूँ सबसे हाँ जी, इजी हाँ जी, मैम हाँ जी। स्टेप डेविएशन होता है। हाँ जी, मैं सिखा रही हूँ सिर्फ जो डायरेक्ट मेथड है और जो सबसे इजी है वही, क्योंकि आप वैसे मैम ये पूछ नहीं रहा है, नहीं आता, पिछले नहीं 5 आता, साल में नहीं पूछा नहीं आता। मैम, नहीं तो बच्चे को दिक्कत हो जाएगा। हाँ सबसे जी। ज्यादा पूछा जाता है परसेंटाइल क्या होता है और परसेंटेज क्या होता है, वो थोड़ा बता दीजिए, हम इसी के लिए रुके हैं। अच्छा, परसेंटाइल के लिए आपको तो ना, पता ही मैम, कॉमर्स वालों ने ये सारी चीजें कितनी भारी पड़ी हैं। हाँ, सारी ये सारी चीजें